हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो आजकल हमारा चला है हिंदी सेक्शन। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो सारे के सारे मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं। तो जिसने वो पेपर नहीं देखे तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सारे के सारे पेपर वहाँ पे लाइव है। और पिछले कल ही हमने एक मेगा प्रैक्टिस सेट रखा था हिंदी का, जिसमें कि हमने सारे जितने भी डिटेल में आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके रूल वगैरह सब कुछ हमने पढ़ लिया है। तो वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आखिर किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उस वीडियो को आप देख तो लें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं हिंदी सेक्शन में। और आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा आखिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जहाँ पे आपके रूल्स लगेंगे, तो रूल के लिए मैंने मेगा प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको याद करके जाने होंगे या समझ के जाने होंगे कि आखिर किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि भाषा डैश होती है। तो आप सभी को पता है जो भाषा है वो परिवर्तनशील होती है, वो बदलती रहती है। समय समय के साथ क्या है, भाषा चेंज होते रहती है। वो स्थायी नहीं रहती है, ना ही वो निश्चित होती है। ठीक है, जो भाषा है ना उसमें परिवर्तनशील होता है। जैसे जैसे न्यू जनरेशन आते रहती है वैसे वैसे करके क्या है, बोलने का तरीका, उसका स्लैंग वगैरह सब कुछ क्या है, चेंज हो जाता है आपका। जब आप देखोगे आपके जो पूर्वज है वो किस तरीके से भाषा को प्रोनाउंस करते हैं, किस तरीके का उनका स्लैंग है, और आप देखोगे अपना स्लैंग की बात करोगे तो उनमें और आप में बहुत रात दिन का फ़र्क होगा। और धीरे-धीरे करके जो क्या है भाषा बदलती रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल डैश बोलियां हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बोला जाता है और आपको इस क्वेश्चन को याद रखना होगा। तो 544 बोलियां है। ठीक है, कितनी है हमारे भारत में कुल बोलियां? 554। और किसके अनुसार ये भी याद रखना है, जब आपसे पूछा जाए ग्रियर्सन के अनुसार कितनी बोलियां हैं तो 544 है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इवन कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और आपके पास पूछा गया है पहले भी प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्णमाला से। देखो वर्णमाला वाला टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से करा दिया गया है वीडियो में। जिसने मेगा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है उसको देख लेना प्लीज़। उसमें मैंने आपको डिटेल में और रूल बता रखे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ बता रखा है। तो जो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो जो व्यंजन है उसकी 33 है और जो हमारे पास स्वर है वो हमारे पास 11 है। इस चीज़ को याद रखना। और ये हमारे वर्ण के दो भेद है, एक स्वर है एक व्यंजन, इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि शुद्ध शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है आपके पास सन्यासी, ये बिल्कुल सही है। सन्यासी आपका इसी तरीके से लिखा जाता है। तो जब भी आपसे शुद्ध शब्द के बारे में आए तो आपने बस वहाँ देखना होता है कि आखिर कौन सा शब्द बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा कि कमीज शब्द किस भाषा का है। इस तरीके के शब्द आपसे बहुत बार पूछे जा रहे हैं कि आखिर कोई शब्द दे देंगे तो पूछ देंगे आखिर ये किस भाषा का है। तो याद रखना जो आपका कमीज शब्द है ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि पाठ्य योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप पाठ्य योजना बनाते हो ना तो उसमें हमारा ये नहीं होता कि हमने बच्चों की तुलना करनी है कि तू ऐसा है, तेरे से अच्छा तो ये है, तेरे से बुरा ये है, तू गंदा है, वो वाला लड़का अच्छा है। जब भी आप पाठ्य योजना बनाते हो तो हर एक बच्चों के लिए बनाई जाती है और हर एक बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है, बल्कि तुलना नहीं की जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है पाठ्य योजना के निर्माण से संबंधित ब्लूम उपागम के चरणों में शामिल नहीं है। तो क्या चीज़ हमारी शामिल नहीं है? वो है तुलना। देखो शैक्षिक उद्देश्य तो होते हैं कि हमने जो टीचिंग करनी है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हमने निर्माणित किए होते हैं। तो जो तुलना की बात होती है वो कभी भी नहीं होती है। अगर आपको तुलना कहीं भी दिख जाए पाठ्य योजना में, अगर ऑप्शन में कहीं भी तुलना दिख जाए तो मतलब वो बिल्कुल या तो आंसर नहीं होगा। अगर आपसे पूछेगा कि उपागम में नहीं होता तब वो आंसर होगा, वरना जो तुलना है वो हमारी पाठ्य योजना के अनुसार नहीं की जाती है, बल्कि हमें पाठ्य योजना के अनुसार बच्चों को क्या अच्छे से पढ़ाना होता है और टीचिंग मेथड का यूज़ करना होता है ताकि कि जो बच्चे हैं वो आसानी से समझ सके और इजीली पढ़ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे से यहाँ पूछा ही गया है कि आखिर कौन सा उपागम के चरणों में शामिल नहीं होता, किसके ब्लूम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास अनुवाद प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो जो वाचन है ये हमारा अनुवाद की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आप ऐसे याद
करके रख सकते हो। जैसे कि तीनों तीनों क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जहाँ पे कोई रूल नहीं लगना, सीधी सी बात है, आप इसको याद करके रख लोगे तो बस वहाँ पे आपको रूल लगाना नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया सीधे आंसर को टिक करना है। तो इन क्वेश्चन ऐसे होते हैं कई क्वेश्चन जिनको आपको ईजिली हो जाते हैं सॉल्व, कहीं रूल लगाने की जरूरत नहीं होती, कोई झंझट नहीं होता है फिर आपके पास। तो बात करें अपने अगर दूसरे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ये आपका संधि से आया हुआ है। संधि से बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया अ जमा छोटी ई होती है किसके बराबर। तो ये हमारी ए के बराबर होते हैं, ना कि आई ना कि ओ के बराबर होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी संधि विच्छेद से आया हुआ है, कभी का संधि विच्छेद करें। तो कभी जो है ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो कभी है वो किसका है, तो वो व्यंजन का है। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है कब जमा ही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ बिल्कुल सही है। संधियों से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि मैंने मेगर प्रैक्टिस सेट कराया है, वहाँ पे रूल वगैरह सब बताया, वहाँ पे देख लेना, तो शायद से आपका जो डाउट्स वगैरह हो गए आपके रूल से रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, पर ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, मतलब कभी भी आ जाएगा बीच में। तो कभी एक बार आया था तो मैंने करा दिया ताकि क्या आपको याद भी रहे कभी, क्योंकि ऐसे जो चीज़ें होती है ना हम पढ़ते नहीं हैं फिर, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे को तो आती नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ होती है ये कई बार रिपीट हो जाती है। तो यहाँ पे जो जिसका शब्द सर्वनाम का यौगिक रूप है जो, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो कभी भी आपसे पूछा जाए जिसका किसी सर्वनाम का यौगिक रूप है या किसका सर्वनाम का यौगिक रूप है, तो ये हमारा जो का है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिपियों से तो आपके पास अब हर साल ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने इन लिपियों के बारे में तो थोड़ा डिटेल में पढ़ ही लेना। तो यहाँ पूछा गया कि देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो देखो देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी लिखी जाती है, और जो हमारी ब्रज भाषा है वो बिहारी भाषा होगी और मराठी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। जो हमारी मराठी है वो भी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं आपसे देवनागरी लिपि वाले, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। जो ब्रज भाषा है वो भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो नेक्स्ट बात करें तो कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहते हैं। तो आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जाता है, और इस बार भी कहता पूछ दिया जाए। तो जो हमारी कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, हमारी महादेवी वर्मा को। इस बात को आपने ध्यान में रख लेना है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो आधुनिक मीरा है वो कौन है, तो महादेवी वर्मा है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, अभी एक रिवॉर्ड भी मिला था जो कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो ठीक है, यामा का। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि पूछ दी जाती है तो कई बार हम भूल जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका वाक्य से पूछे गए, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि आखिर कौन सा सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और जो मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या बोला गया जो हमारे पास वो है, गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, वाक्य है। तो जब ऐसे शब्द आए जिसमें क्या शब्द आ जाए कि उसने कहा है कि कल छुट्टी होगी, जैसे मेरे दोस्त ने कहा है कि कल बारिश होगी, तो ये हमारे मिश्र वाक्य के अंदर आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि गुरुजी ने कहा है कि कल छुट्टी रहेगी या होगी, तो इसमें क्या है, हमारे मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आत्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो जो आत्मा का पर्यायवाची नहीं है वो हमारा वैभव है, बाकी जो तीनों के तीनों हमारे पास ऑप्शन दे रखे ये हमारे क्या है, आत्मा के पर्यायवाची शब्द है। पर जो वैभव होता है वो आत्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपसे ज़्यादातर, या तो आपसे पूछ जाएगा कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है, या ऐसे जैसे यहाँ पे पूछते हैं कि आत्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो इनको भी आपने याद कर लेना। पर्यायवाची शब्द तो वैसे बहुत सारे होते हैं, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हो, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो देखो यहाँ पे हुआ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जब हम बात करें सर्वनाम की तो उसके चार भेद होते हैं, इसको भी याद रखना। तो जब संबंधवाचक सर्वनाम होता है उसमें ना संबंध बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जिसकी और उसकी बीच क्या है, संबंध बनाया जाएगा, बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे संबंधवाचक है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो ये भी संबंध है, जैसा करोगे तो वैसा ही भरोगे। तो ऐसे शब्द होते हैं वहाँ पे, वो हमारे संबंधवाचक होते हैं। निजी वाचक आपको पता है अपने बारे में जब बात करें कि मैं कल शिमला जा रहा हूँ, मैं कल ना दिल्ली गया था, ऐसे वाक्य जहाँ मैं अपने बारे में बात करूँ।
पुरुषवाचक बोले तो ये अपने बारे में, जैसे कि मैं, वो, ये सब आते हैं। प्रश्नवाचक होते हैं जहाँ पे आप प्रश्न कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई प्रश्न ही नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। तो ये क्या है हमारा संबंधवाचक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ है हमारे पास गर्म शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, क्या था ये क्वेश्चन आपके पास भी आ जाए तो याद रखना, गर्म शब्द की जो भाववाचक संज्ञा है वो है गर्मी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो ये हमारे पास दिया हुआ है, काला शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है। काला का होता है काली माँ, जो काली माँ है उनके लिए जो क्या है काला शब्द का यूज़ किया जाता है। या फिर आपके कृष्ण के लिए, अगर आपका कृष्ण हो तो कृष्ण, अगर नहीं तो काली माँ के लिए जो काला शब्द है उसका यूज़ किया जाता है। तो इन शब्दों को आपने याद में रखना है। 2 शब्द ऐसे थे जो बहुत बार पूछे गए थे आपके पास, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें रिपीटेड थे, तभी वाला क्वेश्चन में मैंने आपको आज सॉल्व करा लिया है। ताकि कि ऐसा होता है कि अगर आप वीडियो देख रहे होते हैं तो कहता है आप कई लोग नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स बना रहे हो तो आपका आसानी रहती है पेपर के लिए फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब अपनाया था। तो जो हमारी भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को ना राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो अपनाया था वो था हमारा 14 सितंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके पास जीके में भी पूछा जा सकता है या फिर आपके पास हिंदी में ही आ जाए। तो इस चीज़ को आपने कभी भी नहीं भूलना, जो 14 सितंबर 1949 को क्या है हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट बात करें तो ये है, लोहा निम्न में से कौन सी संज्ञा है। तो लोहा आपको पता है एक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएगा एक, ठीक है। समुदायवाचक संज्ञा के अंदर आता है, जैसे समुदाय, कम्युनिटी हो गए, ग्रुप हो गए, कक्षा वगैरह। इस जातिवाचक के अंदर, जिसके अंदर पूरी जाति का बोध हो, जैसे कि मानव जाति, वृक्ष हो गए, पहाड़, नदियाँ, सारे आ गए, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें कि सारी चीज़ों के नाम बताए गए हो गए, प्रॉपर नाउन हो बोलते हैं जिसको, कि जैसे कि हो गया मोहन, सोहन, दिल्ली, आगरा, शिमला। इस तरीके जहाँ पे आपका प्रॉपर नाम, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो यहाँ से संज्ञा से बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और याद रखना संज्ञा के आपके पास 5 भेद है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है, क्योंकि कई बार ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पेपर दौरान कि आखिर कितने भेद है कितने नहीं। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखना, शब्द के हमारे पास 4 भेद होते हैं। तो उसी में है एक हमारे पास उत्पत्ति या स्रोत बोलते हैं जैसे, तो इसके हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये हमारे उत्पत्ति या स्रोत के आधार के अंदर आते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं। इस क्वेश्चन को आपने याद में रखना है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है समास से क्वेश्चन। तो यहाँ पे गिरिधर समस्त पद में कौन सा समास है। जो गिरिधर है ये हमारा बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास के अंदर आपके आते हैं ऐसे समास जो कि भगवानों वगैरह के लिए या किसी तीसरे ही पर्सन को अर्थ के बारे में बताए, किसी तीसरे पर्सन के बारे में बताए, तो वो हमारे बहुव्रीहि समास के अंदर आते हैं। तो बात करेगा द्वंद्व समास, इसमें आता है जैसे कि रात, दिन, सुबह, शाम, जहाँ पे डैश लगता है बीच में। द्विगु, द्विगु में देखो काउंटिंग आती है, जैसे कि त्रिनेत्र हो गया, त्रिभुज हो गया। इस तरीके के जो शब्द आते हैं जिसमें काउंटिंग होगी, पंचवटी हो गई, नवग्रह है, ये आपके द्विगु के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अगर अव्ययभाव समास, इसमें जो पहला पद होता है वो हमारे पास प्रधान होता है, या पहला अव्यय होगा वो प्रधान होता है, जैसे कि यथाशक्ति, प्रतिदिन। इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो हमारे अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका शब्द से है, शब्द से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपके पास अटालिका शब्द है। तो देखो अटालिका शब्द जो है वो हमारा तत्सम का शब्द है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं इसके बारे में बता देते हैं। जो तत्सम शब्द होते हैं वो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम हमारे वो शब्द होते हैं जो हमारे संस्कृत से हिंदी में यूज़ हो गए, बट वो संस्कृत के होते हैं जो कि त्यों ही रहते हैं। और सबसे मेन बात होती है इसमें, अगर आपके पास किसी भी शब्द में हलंत लग गया, विसर्ग लग गई, इससे तो आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि ये शब्द आपका तत्सम का है। जब भी आपके पास कोई भी शब्द में हलंत लगी हो या विसर्ग लगी हो, तब तो आपने सीधे तत्सम में लगा लेना। पर कई शब्द ऐसे होते हैं जिसको कि आपने देखना है, कि जैसे कि आपके पास दंत हो गया, ये आपका तत्सम का शब्द है। और जो दांत है वो हमारा तद्भव का है। अगर हम बात करें तद्भव शब्द, ये हमारे वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से चेंज होकर हिंदी में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि दंत का दांत हो गया, सर्प का सांप, हम सांप का यूज़ करते हैं, ये हमारे तद्भव शब्द के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर देशज, ये हमारे वो शब्द होते हैं जो हमारी देसी लैंग्वेज में, हमारी अपनी बोली में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बैंगन, आलू, गाड़ी हो गया।
इस तरह की खिड़की, ये हमारे देशी शब्द है। जैसे लोटा, ये हमारे देशी शब्द है। विदेशी शब्द की बात करें, ये वो शब्द होते हैं जो अदर लैंग्वेज से लिए गए, जैसे कि मास्टर, डॉक्टर, इस तरीके के शब्द जो कि हम दूसरी भाषा से लेते हैं, वो हमारे विदेशी शब्द के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये है हमारे पास, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले चिन्ह को कहते हैं। तो इसे हम लिपि कहते हैं। लिपि के द्वारा ही हम क्या है, हर एक भाषा को लिख सकते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आपके पास भाववाचक संज्ञा से आया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है बच्चा की भाववाचक संज्ञा है, तो ये है हमारा बचपन। जब हम भाव की बात करें, हमारा बचपन, जो हमने बचपन बिता चुके हैं, वो हमारा बच्चा का भाववाचक संज्ञा है, हमारा बचपन। नेक्स्ट बात करें तो हमारा है प्रार्थना का विशेषण है, तो ये प्रार्थना का आखिर विशेषण क्या है हमारे पास, प्रार्थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास सही है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा संज्ञा से आया हुआ। संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया होगी, काल हो गए, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, गंगा, सुरेश, गीता और आगरा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो मैंने इससे पहले जब संज्ञा के बारे में कहा था, तो कहा था जहाँ पे हमारे पास कॉमन किसी के नाम दिए जाए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, तो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जहाँ पे आपको नाम दिया गया होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जातिवाचक संज्ञा की भी बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ दिया होता था वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, जिसमें कि सारी जातियाँ आ जाती है, मानव, तो ये हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अगर बात करें तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वो होती है हमारे जिसमें भाव को प्रकट करे। सुखी, दुखी, अच्छा, मीठा, मधुर, सच्चा, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो जो आपके पास संज्ञा वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके पास संज्ञा के भेदों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इसको डिटेल में देखना है तो मेरा मेगा प्रैक्टिस सेट देख लेना, वहाँ पे आपको डिटेल में बताया हुआ है, सारे के सारे रूल बताए, इवन कि वहाँ पे तो हर एक चीज़ के, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए आपके प्रीवियस ईयर में, क्या होता है इस बार भी आ जाए। तो क्योंकि लेखक, रचनाओं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है। तो ये हमारी ब्रज भाषा में हुई हुई है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। तो अगर बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ये हमारी काव्य भाषा में सबसे ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा किस भाषा में प्रसिद्ध है, किस रूप में प्रसिद्ध है, वो है काव्य भाषा। अगर आप कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए ब्रज भाषा के रिगार्डिंग, तो वो काव्य भाषा के जो रूप में है सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे डी है, ये बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, ये आया हुआ है संधि। संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, बहुत सारे, इनका सिलेबस मैंने आपको बताया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो सबसे पहले याद रखना, जो संधि होती है वो दो शब्दों के मेल से बनती है, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, वर्णों से मिल के बनती है, ठीक है। दूसरी बात आपसे पूछी जाती है कि संधि के कितने भेद है। तो संधि के आपके पास तीन भेद है, एक है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अगर स्वर संधि की बात करें तो इसमें आपके स्वरों को मिला कर के आपकी संधि होती है, और व्यंजन में आपके व्यंजनों को मिलाकर बनती है, और विसर्ग संधि जो है वो तो आपको नाम से पता चले जिसमें विसर्ग आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है स्वर संधि, स्वर संधि होती है जिसमें आपके पास आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ इनकी आवाज़ें आए। तो जो हमारा पवन है ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे आ की आवाज़ आ रही है। तो पवन यहाँ पे बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ये है आपका, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। आखिर जो हमारी क्ष ध्वनि है वो किसके अंदर आती है। तो आपके पास चार ऐसी ध्वनियाँ हैं जो आपके संयुक्त वर्ण के अंदर आते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, इस तरीके के जो चार शब्द है वो आपके आते हैं। तो संयुक्त वर्ण के अंदर आपका क्ष आता है, क्योंकि दो शब्दों के मेल से बनता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो ये हमारा संयुक्त वर्ण होता है, ठीक है। संयुक्त वर्ण में क्ष हो गया, त्र हो गया, त, जमा, र, इस तरीके के शब्द आपके आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।